हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को होना है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, हिंदी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। कोशिश कीजिए 5 सेकंड में आंसर देने का, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने विचारों के प्रसारण हेतु महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक है, हरिजन पत्रिका में सामाजिक समस्याओं को उठाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है यह संविधान के भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। इसे कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? देखिए, पेनिसिलिन जो है यह एक एंटीबायोटिक है और यह जो है फफूंदी से यानी कि कवक से निकाला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। टोटल 100 क्वेश्चन वाला यह सेट है, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह जो है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली कहाँ की है? तो कुचिपुड़ी जो है यह कहाँ की है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। ओडिसी जो है यह उड़ीसा का है। उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट लिखा हुआ है ये आपको चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में अपोनेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अपोनेंट का मतलब विरोधी होता है। वन हु इज लाइकेबल, वन हु इज लाइकेबल, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है एमिएबल। इसका मतलब क्या होता है? यदि व्यक्ति मिलनसार अथवा सभी के द्वारा पसंद किया जाने वाला हो तो उसको एमिएबल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आई वॉज राइटिंग ए पोएम, इसका पैसिव बनाना है। तो ए पोएम वॉज बींग रिटन बाई मी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बट इन मीन्स, इसका क्या होगा? तो बट इन मीन्स का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट, इंटरफेयर करना। ठीक है, तो इंटरप्ट हो जाएगा या फिर इंटरफेयर हो जाएगा। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? मीन्स मतलब है। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू का मतलब होता है तोड़कर अथवा जबरदस्ती घुसना। ठीक है, तो एंटर बाय फोर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। तो प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड जो है यह श्रीलंका में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? श्रीलंका में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या कहलाते हैं? ये जो है बायोमास कहलाते हैं। बायोमास आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बायोमास कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है और हम लोगों ने कल से
VBI क्वेश्चंस का सेट हम लोगों ने शुरू किया है, तो 3 सेट कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे देने वाली प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले जो प्राणी हैं उसको अंडज प्राणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज प्राणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्षी जो है ये अंडज वर्ग में आते हैं, पक्षी वर्ग। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान का जो एसआई इकाई है वो केल्विन है, ध्यान रखिएगा, केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, केल्विन है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, नागार्जुन की इसमें से जो है रचना ऑप्शन नंबर डी दादा कामरेड नहीं है। ठीक है, दादा कामरेड प्रसिद्ध मार्क्सवादी रचनाकार यशपाल की है। किसके है? यशपाल की रचना है दादा कामरेड। उसके बाद देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि बोली जो है यह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तैरती चलती है इसलिए नाव को खाली स्थान है कहते हैं, तो तरणी कहा जाता है नाव को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तरणी। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरणी, ये तरुणी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरणी। उसके बाद देखिए, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिए, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्कंठित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द अभिलाषा नहीं है। ठीक है, अभिलाषा नहीं है। बाकी देखिए, लालायित, उसके बाद इच्छुक और उत्सुक, ये जो है उत्कंठित के पर्यायवाची हैं, अभिलाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गैस नियतांक आर का मात्रक है। गैस नियतांक आर का मात्रक जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः, तो द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? इसमें से कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक के समायोजन के संबंध में सही है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है इस्पात का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद कांच का, उसके बाद रबर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से खाली स्थान है किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करती है। तो ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से 1.36 किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करती है। पृथ्वी पर सूर्य सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सूर्य में नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 1.36 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो टेस्ला होता है, टेस्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांत्य समीकरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, यह जो है यह निर्भर करता है ठोस एवं द्रव्य दोनों पर। ठीक है, ठोस एवं द्रव्य दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जड़त्वीय बल एवं सैन बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो यह जो है रेनॉल्ड्स संख्या, ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है? रेनॉल्ड्स संख्या, NR, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं है। तो द्रव से संबंधित पृष्ठ तनाव इसमें से है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव यह द्रवों का गुण है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है, सबसे अधिक होती है, उच्च होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया। मान लीजिए पहले उसका वेतन 100 रुपया था, 10% बढ़ा दिया गया तो 110 रुपया हो गया। इसके बाद उसमें 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की जब कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर देख लीजिए 99 रुपया हो गया। अब पूछा जा रहा है कि उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो देखिए पहले 100 रुपया था, अब 99 रुपया हो गया, यानी कि 1% की कमी हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -1% कमी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 19.50 रुपये में यानी कि 19.5 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 30% का लाभ होता है, उसे 40 रुपये कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितने वृद्धि करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हैं ना। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस यहाँ निकाल लीजिए वस्तु को बेचने पर। तो देखिए यहाँ पर आप निकाल लेंगे क्या, यहाँ से आप निकालेंगे एसपी। ठीक है, हाँ सेलिंग यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। देखिए इतना तो सेलिंग प्राइस है, यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए और बढ़ोतरी आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए जब किसी धनात्मक संख्या भिन्न संख्या के वर्ग में, मान लीजिए कि यह संख्या x² है, वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान कितना होगा? 4 चौका 16 1 17/4। हाँ 4 चौका 16 1 17/4, इसको तोड़ दीजिएगा तो 17/4 हो जाएगा। अब यहाँ x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17/4 माइनस इधर 2 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कीजिएगा तो x² इक्वल टू आ जाएगा 9/4। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो 3/2 को जब तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1.1/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रक्षेप दिया गया है, इसका माध्य 11 है। तो आपको सभी को पता है कि आपको करना क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 प्रक्षेप है तो सबको जोड़ दीजिए, x + 3 + x + 4 + x + 6 सबको जोड़ दीजिए। 5 प्रक्षेप है, माध्य दिया हुआ 11, तो 11 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। x का मान 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि अंतिम 3 प्रक्षेप का माध्य, तो अंतिम 3 प्रक्षेप कौन कौन सा है? तो ये है, ये है, ये है। तो 7 निकल के आया है, तो देखिए 7 रख दीजिए x का मान, तो 7 7 14 और ये 7 6 13, 14 13 कितना हो गया? 27, और ये हो जाएगा 7 4 11, 27 11 कितना हो जाएगा? 38, 38/3 हो जाएगा। 3 है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये फिर 12.67 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में, यहाँ देख लीजिए 2.5 ग्राम तांबा है और 2/3 ग्राम निकिल है। मिश्र धातु में तांबा और निकिल का अनुपात क्या है? आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ये 5:2 है और ये 11:3 है, तो 15:22 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए इसका मौसा निकालना है, तो मौसा कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे? ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? लौसा निकालेंगे। तो ये निकालिएगा तो 17/90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए का इसका 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यदि sin - cos θ इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? sin θ इक्वल टू cos θ लिख सकते हैं ना, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो sin θ इक्वल टू cos θ किस कंडीशन में होगा? जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि sin 45 का भी मान एक उतना ही होता है जितना कि cos 45 का मान होता है। कितना? 1/√2। समझ गए? अब यहाँ देखिए sin θ का मान यानी कि थीटा हमारा 45 है, तो 1/√2 का कितना? 6 प्लस 1/√2 का 6, cos θ का भी उतना ही होता है, इसको जोड़ दीजिएगा तो 1/4 निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दो समुदाय ए तथा बी डिसज्वाइंट यानी कि असंयुक्त समुच्चय हो, तो यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इस वीडियो का मैंने लाइक का जो टारगेट रखा है मात्र 1000 रखा हुआ है, ठीक है, और 100 लाइक और 100 शेयर का मैंने टारगेट रखा है, 1000 लाइक और 100 शेयर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, पूरे दिन मैं सोचते रहता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट करते रहता हूँ आपके लिए। देखिए रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो यह बनाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया था इसके विरोध में। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। पारित कब हुआ था, तो ये मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो पूना समझौता किनके बीच, गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के प्रयास से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1944 में। कब हुआ था, 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर यह आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए 1882 की त्रिकूट संधि यानी कि ट्रिपल अलायंस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो फ्रेंड्स इसमें जो है इंग्लैंड सम्मिलित नहीं था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्वालियर में, ठीक है। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लोनार झील सुबह ही मैंने कराया था, यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम 4 राज्यों की सीमाओं जो है ये नेपाल से लगती हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सिक्किम की लगती है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इससे पहले जो है हम लोग वीवीआई क्वेश्चन का सेट शुरू किए हैं, यहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर जाकर के। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, किसको पार कर लेने पर, तो 180 डिग्री अंश देशांतर को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के दक्षिण छोर यानी कि साउदर्न टिप का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका नाम जो है क्या है, इसका नाम है निकोबार द्वीप में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और अगर सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है, तो फ्रेंड्स यह कौन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगलोर भी है, हल्दिया भी है और विशाखापट्टनम भी है, ठीक है। मंगलोर कर्नाटक में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए, तो कम से कम जो है 33.3% पर वन रहना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में भारत में लगभग 25%, कह सकते हैं 24.56% पर वन है, तो बहुत ही कम है। अभी इसको कम से कम 33.3% होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है, तो यह है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी टिस्को। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना, तो राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, 1920 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा, तो फ्रेंड्स यह जो था नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। क्रम से याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था।
महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के पहला अध्यक्ष पूछा जाए या फिर पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो फ्रेंड्स यह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत यह परामर्श ले सकता है, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। 123 के तहत क्या है? अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो यह अधीनस्थ जो न्यायालय हैं इनके निरीक्षण कर सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है ये संन्यास अवकाश ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, अगर बात करें हम लोग कि अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण भी देना। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी? तो एवरेज एज जो है हमारे भारत में, तो यह 64.6 वर्ष की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में अपनाई गई थी, आप सभी को पता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब, देखिए जब लेड धातु जो है कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के एम कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा ना, 2n² होता है, KLM। ठीक है, उसके बाद और कौन सा होता है? आपसे कौन सा पूछा गया है? m पूछा गया ना, तो देखिए m जो है कौन सा है? तीसरा है, तो n का कितना हो जाएगा? तीसरा है। 2 × n का 3 स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? हाँ, देखिए किस में पूछा गया है? हाँ, m कोष में पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे m कोष में पूछा जा रहा है, तो m कोष में अधिकतम 18 होगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको 10 दिया हुआ है, इसको 18 बना लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 ही होगा, इसको 18 बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्बन का कौन सा अप्रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? जियोडेसिक ग्लोब के रूप में, तो फ्रेंड्स ये फुलेरिन है। ठीक है, कार्बन के 3 अप्रूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है। याद रखिएगा, फुलेरिन आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान है प्रयोग में हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो यह क्या है फ्रेंड्स? यह है मेंडल के जो प्रयोग हैं, अनुवांशिकता का जनक मेंडल को माना जाता है। इन्हीं का प्रयोग जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंग जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो है कौन सा इसमें से नहीं है? तो गुर्दे की धमनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है? तो हमारा किडनी है, लंग्स है, फेफड़ा है, त्वचा है, लीवर है और आंत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किन पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? गुप्त प्रजनन अंग जो है ये मर्सिलिया पौधे में पाए जाते हैं। किसमें? मर्सिलिया पौधे में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर देखिए, कि निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग में होता है। किसमें होता है? अनुदैर्घ्य तरंग में होता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम जो है ये इसमें से किसका लैटिन नाम है? तो यह नेट्रियम जो है यह लैटिन नाम सोडियम का है। ठीक है, किसका है? सोडियम का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सोडियम का निष्कर्षण जो है कास्टनर विधि, याद रखिएगा किस विधि से?
कास्टनर विधि और डाउन विधि, कास्टनर विधि और डाउन विधि से किया जाता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को खाली स्थान है कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है 1 न्यूटन। याद रखिएगा 1 न्यूटन कहा जाता है। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो m 1 kg 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का होता है, तो ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवर दाई के द्वारा लिखी गई है और यह हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आदिकाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें से स्त्रीलिंग जो है केतली स्त्रीलिंग है, बाकी सभी जो है पुल्लिंग है। तो केतली ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो है संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, संकेत किया जा रहा है कि यदि पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। तो वचन से फिर जाना यानी कि मुकर जाना, थूक कर चाटना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 जो है आवर्त हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है और वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, वर्ग माने समूह। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 18 वर्ग हैं यानी कि समूह है और 7 आवर्त है। ध्यान रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, मोसले ने किया था। कब, तो 1913 में। उसके बाद देखिए पानी की छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका कारण जो है क्या है, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर इनमें से कौन सा है। तो देखिए कांच जो है, कांच सबसे अच्छा इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो तत्व हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अपरूप। क्या कहा जाता है, इनको अपरूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन जो है यह आरबीसी का किसका है, लाल रुधिर कोशिका रेड ब्लड कर्पुलस यानी कि आरबीसी का है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी से वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है यह लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से, बीटा सेल से होता है, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से। ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि निद्रा लोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो यह जो बीमारी होती है यह किसके कारण से होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यह जो होती है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशीय जीव से होती है। उसके बाद देख लीजिए कि ईस्ट और मशरूम है। तो ईस्ट और मशरूम जो है यह फंगी है यानी कि फंबूत है। उसके बाद दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है यह रेनिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 91 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। तो एक्स किरण का रोंगजन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। तो बांग्लादेश की जुड़ी है, आप सभी को पता है। सबसे कम जो है अफगानिस्तान की है। टोटल 7 देशों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तो वायुमंडलीय हवा को इनमें से कौन सा प्रदूषित नहीं करता है। तो यह नाइट्रोजन नहीं करता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स यह अशोक के समय बनवाया गया था। तो मौर्य वंश राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही माइट सक्सीडेड इन एग्जामिनेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ सक्सीड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 97 नंबर देख लीजिए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वह पास कर सका यानी कि वह पास कर सका, ही कुड पास या ही वॉज एबल टू पास।
तो राइट आंसर हो जाएगा ही वॉज एबल टू पास या ही कुड पास। ठीक है, तो ही कुड पास नहीं, ही वॉज एबल टू पास हो जाएगा। उसके बाद देखिए ही मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। ही मस्ट, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हैव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही मस्ट हैव का प्रयोग होगा आई विश आई फिल इन द ब्लैंक्स द सीएम ऑफ बिहार, तो वर का इस्तेमाल होता है। आई वर द सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। लास्ट क्वेश्चन है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।